पंकजाताई, तुमच्या बापानं उभे केलेले उद्योग ते तुम्हाला सांभाळता आले नाहीत, मग तुम्ही नवीन उद्योग आणून काय करणार? भाजपचे उमेदवार आलेले आहेत, ते खिल्ली उडवत आहेत की मराठा म्हणजे आरक्षण हे उपोषण करून भेटत नहीं। सबसे ज़्यादा नफरत कांग्रेस ने फैलाई, क्योंकि आरएसएस को जो आरएसएस है उसकी माँ कांग्रेस को कहा है। आप बात कीजिए औरंगजेब का, औरंगजेब का जब मुद्दा आया तो कांग्रेस कहाँ पर आ गई? ये गोंधळ करते। इसी तरह आता ते निवळकून सोडलं आहे। वंचित बहुजन आघाडी आणि एमआयएम हे भाजपाचे बी टीम आहेत म्हणून। कल का स्टेटमेंट है पंकजाताई का कि मला 5 वर्ष दिया, मैं ये जिले को मतलब तरक्की करूंगी। मतलब 10 साल में तुमने तरक्की नहीं करे, आपने खुद कबूल करे तो हम। सन्माननीय राजसाहेब ठाकरे जे काही मनसेच्या कार्यकर्त्यांना पदाधिकाऱ्यांना जो आदेश देतील तो आदेश आमच्या जे शिरसंवादान असेल। महाराष्ट्र जीवन न्यूज़ चैनल में मैं हूं सबाहत। आज हम लोग परली के जिजामाता उद्यान में हैं, जहां पर महाराष्ट्र जीवन न्यूज़ चैनल का जो लोकसभा निवडणूक दौरा है उस दौरे को लेकर लातूर से जो है महाराष्ट्र जीवन न्यूज़ चैनल की टीम परली आई है। और आज हमने यहाँ पर ख़ास तौर पे जो है महाराष्ट्र जीवन न्यूज़ के टीम को भी बुलाया है। साथ ही साथ जो है इस लोकसभा निवडणूक के अंदर, ये इलेक्शन के अंदर जो गठ यहाँ पर प्रमुख दो गठ हैं, एक महाविकास आघाड़ी है और दूसरी महायुति है। इन दोनों के हमने जो है तो ख़ास तौर से इन्हें जो है तो इन्विटेशन दिया था कि वो यहाँ है। यहाँ पर महाविकास आघाड़ी तो है, लेकिन महायुति के जो पदाधिकारी है या फिर उनके जो कार्यकर्ता है वो कोई भी यहाँ पर नहीं आए हैं। तो हम अभी आगे की जो शुरुआत करेंगे तो महाविकास आघाड़ी के लोगों से शुरुआत करेंगे और उनसे ये पूछेंगे कि उनका जो कैंडिडेट है या फिर उनके तरफ से जो यहाँ इलेक्शन लड़ रहे हैं उनको लोग वोट क्यों दे। सबसे पहले तो लुगड़े महाराज यहाँ हैं, जो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि सर, बजरंग बप्पा सोनवणे जो है आपके यहाँ के कैंडिडेट हैं, लोग आपको वोट क्यों दे? महाविकास आघाडीचे अधिकृत उमेदवार बजरंग बाप्पा सोनवणे आहेत। तुमच्या प्रश्नाचं उत्तर देताना त्यांना मत का द्यायचा, तर एक शेतकऱ्यांसाठी, शेतकऱ्यांचं लेकरू या नात्याने 2 कारखाने असणारा हा शेतकरी पुत्र, शेतकऱ्यांना इतर कारखान्याच्या तुलनेमध्ये 200 रुपये अधिकचा भाव देणारा हा शेतकरी पुत्र, सर्वसामान्य लोकांच्या मदतीला धावून जाणारा हा शेतकरी पुत्र, म्हणून शेतकऱ्यांसाठी लोकसभेमध्ये आवाज उठवण्यासाठी बजरंग बाप्पांना शेतकऱ्यांनी इथून निवडून देण्यासाठी निवडणूक हातात घेतली असून बजरंग बाप्पांना शेतकरी सर्व बीड जिल्ह्यातले एकत्रित येऊन बजरंग बाप्पाला विजयी करतील। हे बघा, बजरंग बाप्पा सोनवणे हे 2 कारखान्यांचे म्हणजे त्यांच्या हाती आहे म्हणूनच द्यायचं आहे का अजून दुसरे काही मुद्दे असतील ना, विकासाचे मुद्दे तुमच्या मॅनिफेस्टोमध्ये अजून काय काय आहे? बिलकुल, आता प्रश्न मागच्या 15 वर्षामध्ये फक्त 65 किलोमीटर 220 किलोमीटर पैकी रेल्वेचं काम झाले। प्रमुख मुद्दा हा रेल्वेचा आहे। आमचे बजरंग बाप्पा ज्या वेळेला निवडून येतील, पहिल्यांदा बीड जिल्ह्याच्या लोकांचं जे स्वप्न आहे रेल्वेचं, बीड नगर रेल्वे, ते रेल्वेचं स्वप्न पूर्ण करतील। त्याच्यासाठी जे काय करायचं ते पूर्णपणे ताकदीनं करतील। बाकी जे रस्ते, इतर जे विकासाचे काम आहेत, शेतकरी विरोधी सरकार, धर्मांध सरकार, या सरकारामध्ये लोकशाही मार्गाने लोकांसाठी जे जे काही करता येईल ते करण्यासाठी बजरंग बाप्पा हे कटिबद्ध असते। अभी हमारे साथ जो है महाविकास आघाड़ी के जो दूसरे घटक दल है, कांग्रेस के शहर अध्यक्ष हैं सैयद हनीफ उर्फ बहादुर भाई। बहादुर भाई, जिस तरह से अभी इन्होंने कहा, अभी आप पूरे महाविकास आघाड़ी की तरफ से हैं, तो क्या लगता है कि आपको किस तरह से, मतलब आप यहाँ के मुद्दों को लेकर किस तरह से आप लड़ेंगे? यहाँ के मुद्दे तो है ही है, लेकिन हमारा सबसे बड़ा मुद्दा अभी देश का मुद्दा, ये जो इलेक्शन है, ये बजरंग बप्पा सोनवणे और पंकजाताई मुंडे के बीच में ही नहीं, बोल के शरद पवार और फडणवीस की भी नहीं, राहुल गांधी मोदी की भी नहीं, देश के हित में, देश को सही रास्ते पे ले आने के लिए, देश का अच्छाई क्या है और बुराई क्या है, इसके लिए ये इलेक्शन है। और आज जो देश में बेरोजगार है, रोजगार मिलना चाहिए। शेतकरियों पे जो काले कानून लाए जा रहे, शेतकरियों के जो उनकी मांग है उनको ये दुर्लक्ष कर रहे हैं। और हम बनावटी आसमानी ख्वाबों में नहीं, हमको खाली बताया जा रहा है कि वो देखो चांद में परियां रहती है, हमारा देश बहुत तरक्की कर रहा है,
लेकिन ज़मीन पे हमारा देश तरक्की कर रहा है क्या? हम हकीकत में कहाँ हैं? हकीकत में लोगों को यहाँ पर आज रोज़गार की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। आज यहाँ पर शेतकरी को अपनी शेत माल के भाव की ज़रूरत है। आज हमारे महिलाओं को सुरक्षा की ज़रूरत है। ये चीज़ों पे मोदी सरकार पूरी फेल है और ये सब चीज़ों को जो छुपाने के लिए जात पात का राजकारण करके देश को गुमराह करके कहीं तो भी दिशा भूल करा के और खाली ख्वाबों की दुनिया में भारत के लोगों को रख के अंधभक्त टाइप ज़्यादा लोगों को बना के जो हकीकत मसले हैं उसे दूर रखने वो मसलों पे लोगों को आना और देश हित के लिए देश को जो आज़ादी कांग्रेस ने दिलाई थी और देश को जो चलाया तो वो देश को कांग्रेस ही चला सकती है। इसीलिए जो मुद्दे आज कांग्रेस ने उठाए हैं, आज 5 गारंटियाँ जो कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में दी है, जहाँ की महिलाओं के लिए 1 लाख का पेंशन जो इसका है, यूथ के लिए जॉब्स, ऐसी जो भी इक्वलिटी, ये सब जो गारंटी दी है, ये गारंटी के बलबूते पे हम यहाँ पर इलेक्शन में हम बजरंग बप्पा सोनवणे को मदद करना चाहते हैं। लेकिन कांग्रेस पर अक्सर ये इल्ज़ाम लगा है कि कांग्रेस जो है अभी जब से ये सरकार आई है बैकफुट पे चल रही है, तो किस तरह से देखते हैं आपकी? अगर पूरे जोर से अगर कांग्रेस लड़ती है तो शायद कुछ चेंज आपको नज़र आएगा। कांग्रेस बैकफुट पे नहीं है, लेकिन कांग्रेस के में जो लोगों ने आज तक जिनके पास कांग्रेस के जिनको कांग्रेस ने बहुत कुछ दिया, वो लोगों ने कुछ अपना कांग्रेस को उन्होंने पार्टी छोड़ के उनके कुछ कारनामों के या उनके कुछ रीज़न के लिए उन्होंने जाने से बैकफुट में आए ऐसा लग रहा। लेकिन आज हमारे राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक जो 4000 किलोमीटर पैदल चले हैं और न्याय यात्रा जो निकाले 6000 किलोमीटर की, ये जो मेहनत है ये कांग्रेस के अलावा कोई और मेहनत नहीं कर सकता। और उन्होंने जो रोड पे उतर के जनता के लोगों के लिए क्या ज़रूरी है, लोगों को जोड़ने के लिए मोहब्बत की दुकान जो चालू की है, तो ये कांग्रेस बैक फुट पे है, कांग्रेस फ्रंट फुट पे है। लेकिन मीडिया और ये सब हमको बैक फुट पे बता रहे हैं, लेकिन ओरिजिनल तो सबसे लड़ने वाली पार्टी सिर्फ कांग्रेस ही है। ये आज की राजनीति के अंदर जो है ख़ास तौर से नफरत वाला माहौल जो हम देख रहे हैं, उसके अंदर आपने एक बात अच्छी कही कि मोहब्बत की दुकान आप लोग चला रहे हैं। किस तरह से अब ये मोहब्बत की दुकान आप आगे बढ़ाएंगे? मोहब्बत दुकान हम सभी धर्मों को, धर्म के लोगों को, कांग्रेस के देश की ये हमारी गंगा जमुना तहजीब है, हम सब एक है। और यहाँ पर किसी के भी शादी ब्याह में भी देखो सारे समाज सारे लोग एक दूसरे को मदद करते हैं। लेकिन ये कुछ ऐसा नफरत बता के और ये यहाँ वो भी इसलिए बताई गई कि इनको सत्ता करने की थी, इनको सत्ता पे आने का बोल के यहाँ कुछ धर्म का भेदभाव किया गया और उसके वजह से सत्ता की। लेकिन अब लोगों को समझ में आ गया कि जात पात का राजकारण नहीं चलेगा, मोहब्बत की दुकान ही चलेगी। अब देखें कि यहाँ पर जो है ख़ास बात यह है कि आज जिस बात पर यहाँ पर बात होना चाहिए थी या फिर यहाँ पर जवाब देने के लिए जो भाजपा के या फिर महायुति के जो उम्मीदवार के लोग होना चाहिए थे वो यहाँ पर नहीं है। ये एक दुर्भाग्य की बात है। हम यहाँ पर उनके अलावा हम देखेंगे कि अभी हम जो है MNS, अभी ये ख़ास बात यह है कि MNS भी जो है महायुति का एक हिस्सा है, लेकिन उनकी तरफ से जो है यहाँ पर उनके पदाधिकारी हैं। सर पहिले तर स्वागत आहे आपलं महाराष्ट्र जीवन न्यूज चॅनलमध्ये. धन्यवाद. थोडक्यात आम्ही आता इथं महाविकास आघाडीच्या लोकांना प्रश्न केलेत. आता महायुतीकडून आपण आहात, तर महायुतीकडून आहेत का इथला काही एजेंडा आपला वेगळा आहे? नाही, जे पक्षानं सांगितलेलं आहे किंवा जे सन्माननीय पक्षाचे अध्यक्ष सन्माननीय राजसाहेब ठाकरे जे काही मनसेच्या कार्यकर्त्यांना पदाधिकाऱ्यांना जो आदेश देतील तो आदेश आमच्या जे शिरसंवादान असेल तो आदेश आम्ही पाळूत, त्यानुसार आम्ही आमचं काम करूत. पण काही तुमचे लोकलचे काय मुद्दे आहेत? कारण इलेक्शनमध्ये वरी जर काहीही त्यांनी जर ॲक्शन घेतलेलं असेल तर काही लोकांचे लोकलचे मुद्दे असतात. तुमच्याकडे काही मुद्दे आहेत ते काय सांगू शकतात? निश्चितच, कारण स्थानिक मुद्दे आता विषय आता लोकसभेचा आहे. मुळात खासदारानं काय करायला पाहिजे किंवा मागील 10 वर्षात जो कोणी खासदार होता तो पक्षाची परिसीमा आपण थोडीशी बाजूला ठेवून जर विचार केला की खासदारानं करावायची कामे, तर खासदारानं मुळात करायला पाहिजे जे स्थानिक साधन संपत्ती आहे, इथली नैसर्गिक साधन संपत्ती त्याचं जतन केलं पाहिजे. तर ते जतन इथं होतं आहे का?
हे प्रश्न म्हणजे आपण हे प्रश्न निर्माण करतो की हे जतन होतं का म्हणून. हा, हे जतन व्हायला पाहिजे. मुळात जे ऐतिहासिक वस्तू आहेत, इथलं जे ऐतिहासिक काही मंदिरे असतील, ऐतिहासिक काही किल्ले असतील, त्याचं संवर्धन, त्याचं डागडुजीकरण करणं, त्याला कुठंतरी या पर्यटन स्थळ निर्माण करणं, जेणेकरून या बीड जिल्ह्याला, या मुळात या परळी शहराला एक चलन निर्माण होईल. त्यासाठी सुद्धा खासदारांनी काहीतरी सेंट्रल गव्हर्नमेंटकडून काही निधी आणला पाहिजे. त्याचबरोबर खासदारांना मुळात हे बीड जिल्हा हा महाराष्ट्र हा शेतीप्रधान आहे. त्याचबरोबर बीड जिल्ह्यात सुद्धा शेतीप्रधान आहे. तर शेतीप्रधान असल्यामुळं खासदारांना सेंट्रल गव्हर्नमेंटकडून कुठले तरी फूड प्रोसेसिंग युनिट इथं उभारले पाहिजे, जेणेकरून आज इथं जवळपास सारडगावचं लिंबू हे बाहेर देशात जातं, जवळपास म्हणजे इथून एक्सपोर्ट होतं. इथला नागापूरच्या तळ्याची मासे हे बाहेर देशात जवळपास फ्रान्स, जर्मनी, जपान इथं जातात. मग मुळात त्याचं प्रिझर्वेशन असेल, त्याला वाट लावण्याचे जे फूड प्रोसेसिंग असतील, इथं जे पिकतं ते इथंच ते त्याच्यावर प्रक्रिया करून या प्रक्रियेचे युनिट इथं का उभारू शकत नाहीत. याच्यासाठी कुठंतरी आपण खासदार म्हणून सुद्धा आपलं इथं ज्या पद्धतीनं आपण तिथं डिबेट करायला पाहिजे, त्या डिबेट करून इथं तो निधी आणणाराच खासदार हा सक्षम खासदार व्हावा. तर तुम्हाला काय वाटतं यांच्या मागचे जे 5 वर्ष होते काय झालं का ह्याच्यातलं काही नाही आता त्यांच्या अंतर्गत काही त्यांना काही गोष्टी बोलताना तिथं काही तारांकित प्रश्न मांडायला पाहिजे होते, पण ते कुठं मांडण्यात कुठंतरी कमी पडले असतील. आगामी काळात आता खासदार बदलत आहे, खासदार नवीन चेहरा येत आहे. तर तो खासदार, जो कोणी खासदार येईल, त्या खासदारानं या बीड जिल्ह्याच्या विकासासाठी इथले रोजगारीचे प्रश्न असतील किंवा वेगवेगळे फूड प्रोसेसिंग युनिट असतील, वेगवेगळे ऐतिहासिक वस्तूचं नैसर्गिक संपत्तीच्या संवर्धनासाठी आपण लोकसभेमध्ये तारांकित प्रश्न म्हणून मांडावेत. तो आवाज, या बीड जिल्ह्याचा आवाज म्हणून तो खासदार आगामी काळात पुढे यावा, हीच आम्ही यावेळी अपेक्षा बाळगतो. ओके, धन्यवाद. आता आपल्यासोबत आहे सेवकराम जाधवजी, जे सकल मराठातर्फे इथं आपले काही प्रश्न मांडतील. काय म्हणताल सर? आदरणीय डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी जी भारताला घटना दिली, त्या घटनेच्या अधीन राहून आज आपल्या देशामध्ये लोकशाही आहे. परंतु लोकशाहीमध्ये सुद्धा हुकुमशाही कशा पद्धतीने चालते इथं आपण आज बघतोय. चालू ज्या निवडणुका आहेत आजच्या चालू कालखंडामध्ये, कुठल्याच निवडणुका ह्या पैशाशिवाय होत नाहीत, घराणेशाहीशिवाय पुढे जात नाहीत. परंतु मराठा योद्धा आदरणीय जरांगे पाटलांनी साध्या आणि गरीब मराठ्यांसाठी जो लढा उभा केला, ऐतिहासिक लढा आहे. परंतु त्या लढ्यालासुद्धा या ठिकाणचे उमेदवार, जे भाजपचे उमेदवार आलेले आहेत, ते खिल्ली उडवत आहेत की मराठा म्हणजे आरक्षण हे उपोषण करून भेटत नाही. परंतु ज्या बाबासाहेबांनी आपल्या देशाला घटना दिली, त्याच्यामध्ये आमचा पूर्णपणे अधिकार आहे आणि त्या अधिकाराप्रमाणे आम्ही पुढे जातो आहे. आणि जरांगे पाटलांनी आव्हान केल्याप्रमाणे आमच्या मराठा आरक्षणाला ज्या लोकांनी विरोध केला त्यांना आम्ही बहुमतानं पाडण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. दुसरी गोष्ट या ठिकाणी प्रामुख्यानं मला सांगावीशी वाटते की ज्या मतदारसंघामध्ये परत तेच लोक निवडून येतात, तर तिथं असं म्हणायला पाहिजे की तिथल्या नागरिकांना कदाचित लोकशाही मान्य नाही का काय, असा प्रश्न येतो. परंतु जरांगे पाटलांच्या सारख्या विद्वान व्यक्तीनं आम्हाला जो लढण्याचा वारसा दिला, तो वारसा आम्ही पुढे घेऊन जाणार आणि घराणेशाहीला संपवणार आणि सामान्यातले सामान्य लोक कसे हाऊसमध्ये जातील आणि आपले प्रश्न कसे मांडतील, यासाठी आम्ही पुढे म्हणजे बहुमताने त्या लोकांना निवडून देणार आहोत. दुसरा विषय मला या ठिकाणी परळीचा नागरिक म्हणून सांगावासा वाटतो की या ठिकाणी आपण 10 ते 15 वर्षापासून पाहतोय, परळीचा कोणत्याही पक्षातला, कुठल्याही पक्षाची सत्ता असो, तिथं केंद्रस्थानी इथला कॅबिनेट मंत्री असतो. परंतु प्रॉपरला परळी म्हणून कुठल्याही विकासाच्या कामामध्ये फक्त आम्ही ऐकतो. काय ऐकतो? एवढे कोटी आले, 100 कोटी आले, 500 कोटी आले, 1000 कोटी आले, ते कोटी कुठं जातात आम्हाला माहीत नाही आहे. म्हणून तसं जर पाहिलं तर या प्राथमिक प्रश्नाकडे इथले लोकप्रतिनिधी डोंकूने पाहत नाही, याचं मी ज्वलंत उदाहरण आपल्याला सांगू इच्छितो. मागील 6 महिन्यापासून या ठिकाणी राजस्थानी मल्टीस्टेट नावाची पतसंस्था आणि मल्टीस्टेट बंद पडली. केंद्रस्थानी असलेली इथले स्वतःला केंद्राचे पदाधिकारी म्हणून घेणाऱ्या भाजपच्या पंकजाताई असतील की कॅबिनेट आत्ता पदसिद्ध मंत्री महोदय असतील, त्यांनीसुद्धा कुठल्याही पद्धतीचं इथं त्या ठेवीदारांना वाऱ्यावर सोडलं, एक साधं स्टेटमेंट दिलं नाही.
आणि जवळपास इथले 300 कोटीच्या ठेवी घेऊन चंदूलाल बियाणी हे फरार आहेत सहकुटुंबासहित. मग इथं केंद्रस्थान जे म्हणतो परळीला आपण, राजकीय केंद्रबिंदू म्हणतो महाराष्ट्राचा, मग तुम्ही करताय काय? साध्या आमच्या नागरिकांच्या एका प्रश्नासाठी जर तुम्ही बोलत नाही तर तुम्हाला पदावरती राहण्याचा अजिबात अधिकार नाही. धन्यवाद. ह्यानंतर आपला दुसरा एक घटक आहे तर म्हणजे वंचित बहुजन आघाडी, मिलिंद गाडगेजी आहेत आमच्यासोबत. सर काय म्हणतील, आपला काय रोल असेल वंचितचा? या ठिकाणी संबंध महाराष्ट्रामध्ये वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीनं स्वबळावर निवडणूक लढण्याचा या ठिकाणी घोषित केलेला आहे. आदरणीय बाळासाहेब आंबेडकर गेल्या अनेक महिन्यापासून महाविकास आघाडीमध्ये आम्हाला सामावून घ्या म्हणून बोलत होते, परंतु आपला जो अजेंडा आहे, जो वंचितांना उपेक्षितांना सत्तेमध्ये घेऊन जाण्याचा, हाऊसमध्ये मुस्लिम समाज गेला पाहिजे, ओबीसी समाज गेला पाहिजे, दलित समाज गेला पाहिजे, हे काही मुद्दे महाविकास आघाडीसमोर ठेवले होते ते त्यांनी काही पाळले नाहीत. म्हणून आदरणीय बाळासाहेब आंबेडकरांनी सर्व महाराष्ट्रामध्ये या ठिकाणी उमेदवार उभे केलेत. त्याच्या अनुषंगाने बीड लोकसभेच्या इथंसुद्धा वंचित बहुजन आघाडीचे अशोक हिंगे पाटलांना उभं केलेलं आहे. कारण या परळीचा आणि ह्या बीड जिल्ह्याचं आपण जर विकासाचं जर म्हणत असाल तर गेल्या अनेक वर्षापासून हा बीड दुष्काळग्रस्त बीड म्हणून ओळखला जातो आणि या बीड जिल्ह्यामध्ये कसल्याही प्रकारच्या सुविधा नाहीत, रोजगार नाही. काल परवाच आपण पंकजाताईचं एक स्टेटमेंट ऐकण्यात आलं की मला या बीड जिल्ह्यामध्ये मोठमोठे उद्योग आणायचे आहेत. मला आपल्या माध्यमातून पंकजाताईला सांगायचं आहे, पंकजाताई, तुमच्या बापानं उभे केलेले उद्योग ते तुम्हाला सांभाळता आले नाहीत, मग तुम्ही नवीन उद्योग आणून काय करणार? तुम्हाला उद्योग सांभाळता येत नाही आणि आता तुम्ही उद्योगाच्या गप्पा मारता. इथलचा तरुण बेरोजगार आहे, इथलच्या तरुणाच्या हाताला काम नाही. इथं विकासाच्या नावानं नुसत्या गप्पा मारल्या जातात. इथं घराणेशाही आहे आणि म्हणून वंचित बहुजन आघाडीला असं वाटतं आहे की एका घरातून दुसऱ्या या सत्तेचं विकेंद्रीकरण झालं पाहिजे. पण ह्याच्यात तुम्ही त्यांना बळकट करताय असं वाटत नाही का? कारण इथं दोन घटक समोरासमोर आहेत आणि त्यामध्ये बाळासाहेबांनी तर जसं बाळासाहेब जर MIMला औरंगाबादमध्ये सपोर्ट करतात तसं तुम्ही इथं महाविकास आघाडी केलं असतं ना. महाविकास आघाडीला सपोर्ट केला असता, परंतु आम्हाला इथं कुठंतरी वाटतंय ही बीड जिल्ह्याची जी काही निवडणूक आहे ही निवडणूक फिक्सिंग झाली की काय? कारण पंकजा पालवेच्या विरोधामध्ये महाविकास आघाडीकडून एक तगडा उमेदवार येणं अपेक्षित होतं. ज्योतिताई मेटे जर आल्या असत्या तर ही फाईट तगडी झाली असती, परंतु बजरंग सोनवणेच्या आता ज्योतिताईंनी माघार घेतली कारण बजरंग बाप्पा सोनवणेला त्यांना बळकट करायचं आहे. तसं काय तुम्ही अपेक्षा करू का आम्ही तुमच्याकडून की भविष्यात काय तुम्ही मागे घेऊन ह्यांना बळकट करण्याचा प्रयत्न करते म्हणून? नाही, बिलकुल नाही. कारण बजरंग सोनवणे हा सक्षम उमेदवार होऊच शकत नाही. कारण गेल्या काही महिन्यामध्येच या ठिकाणी ग्रामपंचायतच्या निवडणुका लागल्या. ग्रामपंचायतच्या निवडणुकीमध्ये त्यांची मुलगी सदस्यपदाला पडलेली आहे. ते लोकसभेला काय निवडून येणार आहेत? आणि हे काय पर्याय? पण मागचा जे त्यांचा रेकॉर्ड आहे त्यांना मतं चांगली पडली होती ना. ती मतं त्यांची एकट्याची नाहीत, ती मतं ही सर्वांची होती. त्यामध्ये काँग्रेसचे सुद्धा मतदान 2.5 लाख मतदान होतं. आता सगळे सोबतच आहेत ना. क्या बोलेंगे आप, क्या बोलेंगे इस बारे में? वो मतदान की वजह से बजरंग बप्पा सोनवणे गिरेंगे. बजरंग बप्पा सोनवणे को पब्लिक ने 4.5 लाख 5 लाख मतदान दी, तो उसके बाद उन्होंने उनके दरवाजे पे गए क्या? एक वीडियो आप बताओ. उम्मीदवार जीते हारे ये एक अलग बात है, मगर जो मतदार रहता मतदान देता कि ये उम्मीदवार को हमने मतदान दिया, ये हमारे बुरे टाइम में आकर खड़े होंगे, तो मतदान लेने के बाद मतदान गिरना आना एक अलग शक्ल है. मगर जो लोगों ने मतदान दिया तो लेकिन देखिए नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं MIM पर भी ये इल्ज़ाम लगता है कि आप लोग जो है इनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए काम कर रहे हैं. तो ऐसा आप पर भी इल्ज़ाम है ये? हम पे इल्ज़ाम है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि जब संविधान ने हमको स्वतंत्र इजाज़त दिया कि हम लड़ सकते, हमारी बात पेश कर सकते, हमारा उम्मीदवार भेज सकते, वो बात ऐसी हो गई जैसे कि आपने पत्रकारिता की और हम बोले कि मुकरम भाई की दुकान बंद हो जाएंगे, आप क्यों कर रहे? एक बात, क्योंकि आप अपने टैलेंट से काम करेंगे, मुकरम भाई के टैलेंट से करेंगे, यानी पत्रकार है ना, तो हम सक्षम है समाज का काम करने में. क्योंकि भारत की राजनीति में अगर देखा जाए, पूरे भारत के अंदर जो घोड़ामुड़ी हुई, कांग्रेस ने सिर्फ दुकान, मोहब्बत की दुकान का नाम लिया. सबसे ज़्यादा नफरत कांग्रेस ने फैलाई, क्योंकि RSS को, जो RSS है उसकी माँ कांग्रेस को कहा है. आप बात कीजिए औरंगजेब का जो मुद्दा आया तो कांग्रेस कहाँ पर आ गई? ये गोंधल करते. इसी तरह 70 साल इन्होंने गोंधल किया.
70 साल गोंदल करके गुमराह किया। जब भी समाज का मसला आया, आज मुस्लिम समाज का 5% आरक्षण कांग्रेस की सत्ता थी, तो कांग्रेस ने क्यों नहीं दिया? कांग्रेस ने दिया क्या? जो कोर्ट में मंजूर हुआ 5% आरक्षण, वो कांग्रेस ने दिया नहीं। दूसरी बात, जब औरंगजेब के ऊपर हमला हुआ तो कांग्रेस ने साथ दिया नहीं। एनआरसी जैसा माहौल हुआ तब कांग्रेस खामोशी की भूमिका ली। तो कांग्रेस की असलियत देश के सामने आ गई। और फिलिस्तीन पे सुनो, ये तो देश की बात हो गई, मगर जनाब प्रकाश अम्बेडकर साहब ने मुस्लिम आरक्षण के लिए भी लड़ा दिया। मुस्लिम समाज को जब पोटा कानून के नाम पर कांग्रेस के राज में जेल में डाला जा रहा था, कांग्रेस प्रकाश अम्बेडकर साहब ने कांग्रेस के विरुद्ध में लड़के, आर पाटिल के विरुद्ध में लड़के मुसलमानों को न्याय। लेकिन एक बात मैं और भी कहना चाहूँगा कि भाई कांग्रेस के बारे में आप इतना ये कह रहे हैं, लास्ट तक के डीलिंग उनकी पूरी कंटिन्यूअस चलती रही ना। लेकिन अम्बेडकर साहब की, अब अम्बेडकर साहब पे तो ये इल्ज़ाम लगता है कि नहीं सुनिए ना, पूरी बात सुनिए आप, मेरा सवाल भी सुनिए कि लास्ट तक के जो है अम्बेडकर साहब पे ये अक्सर सवाल उठता गया कि वो आखिर मोमेंट तक वो कुछ भी कर सकते हैं। तो वो उसका जो मामला है उसमें कहीं ना कहीं इंडिया आघाड़ी के साथ भी स्टार्ट में ये हुआ और बाद में महाविकास आघाड़ी के साथ भी। तो ये शॉर्ट में एक मिनट में, क्यों तो जनता के भी कुछ सवाल है, पीछे कुछ नौजवान है, हम उनसे सवाल लेंगे। हमारे साथ कैसा धोखा किया? अभी कांग्रेस ने जो सीट देने की बात की तो कांग्रेस ने बंद कमरे में अलग बात की प्रकाश अम्बेडकर साहब से, और बाहर के कैमरे पे गलत बात की। कांग्रेस को हमने 7 सीट मांगे, कितनी मांगे? उन्होंने लोगों में 27 की बात की। हमको वहाँ के सीट देने का बोले, क्योंकि कांग्रेस को मुस्लिम और दलित मतदान चाहिए, नेता नहीं। प्रकाश अम्बेडकर साहब ने ये बात पेश की कि जहाँ 2.5 लाख मतदान हमको मिले, जहाँ 1 लाख के आगे मतदान हमको मिले, वहाँ हमको सीट दो। मगर इन्होंने वो भी बोलते ना, स्थानीय में बोलते ना, तो इन्होंने क्या किया, जहाँ पर हमारे को 15,000 मतदान मिले वहाँ पर सीट लो, ये कहकर युति तोड़े। और मैं आता हूँ वापस आपके पास आता हूँ। अभी पूरे जो है इल्जामात जो है कांग्रेस के ऊपर है, पूरे इल्जामात वंचित बहुजन आघाडी के काँग्रेस के ऊपर है। किस तरह से? अभी आपने पूरे इल्जामात सुने, क्या बोलेंगे? आता लोकांमध्ये सुधारणा झालेली आहे। आता त्यांनी ओळखून सोडलं आहे वंचित बहुजन आघाडी आणि एमआयएम हे भाजपाचे बी टीम आहेत म्हणून। आजपर्यंत चाललं, आता लोकांना ओळख झाली चांगली की हे वंचित बहुजन आघाडी आणि एमआयएम ह्या दोन्ही बी टीम आहेत भाजपाच्या। आणि नंतर झालं हे मुद्दा परळीचे जे खासदार आहेत प्रीतमताई मुंडे ह्यांना डावलून पंकजा पालवे यांना तिकीट दिलं, म्हणजे घराघरात भांडणं लावायचं काम पक्षाने केलं। आणि 6 महिने अगोदर मागे जा तुम्ही, पंकजा पालवे पक्षावर नाराज होत्या, पक्षावर नाराज असताना त्यांनी पक्ष सोडायच्या सुद्धा सूचना दिल्या होत्या। आणि त्या महाराष्ट्राचं राजकारण करत असताना त्यांना लोकसभेचं तिकीट दिलं। हे लोकसभा तिकीटमध्ये 100% पंकजाताई पडणार आणि बजरंग बाप्पा सोनवणे विजय होणार, हे 100% होणार। बहादुर भाई, आपसे एक सवाल है कि इन पिछले 5 सालों में आपने देखा कि खासदार के क्या क्या काम हुए, इसके ऊपर आप कुछ कहेंगे? मैं एक छोटी सी बात बोलूँगा। कल का स्टेटमेंट है पंकजाताई का कि मला 5 वर्ष दिया, मैं ये जिले को मतलब तरक्की करूंगी। मतलब 10 साल में तुमने तरक्की नहीं करे, आपने खुद कबूल करे, तो हमको बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता कि 10 साल में आपने आप ही की बहन थी, आप ही के अंडर में काम कर रही थी, किसी और के अंडर में तो काम नहीं कर रहे थे। तो जो छोटे भाई थे तो उन्होंने वहाँ थे, तो उन्होंने 10 साल में कुछ नहीं करे। ताई उन्होंने खुद अपने स्टेटमेंट में कल पूरे भाषण में बोले कि आप मुझे 5 साल दो, मैं बीड़ जिले की बहुत तरक्की करूंगी। यानी 10 साल आपने तरक्की की नहीं। और बीड़ जिले का जो 10 साल का राजकारण है, अगर आप खासदार फंड अगर आप नहीं खर्च सकते तो आप क्या करें? आपने एक पौनेर गाँव दत्तक लिया हुआ था, आज तक वो पौनेर गाँव का कुछ हो नहीं सका। पौनेर गाँव का कहाँ पर क्या है, तो ये चीज़ नहीं। और रहा दूसरा सवाल कि कांग्रेस बी टीम है, ए टीम है, बी टीम है जो है, मुझे ये बताइए साहब कि वोट कटा रहा कौन, वोट किसका काट रहा कौन? अगर आपका उम्मीदवार आने वाला है, आप लड़ते हैं, आप ट्रायंगल फाइट में है, आप बराबर केस में, तो आप उसमें बराबर है। लेकिन आप जबरदस्ती से उम्मीदवार खड़े करते हैं, यानी कि आप उनकी सपोर्टिंग के लिए खड़े करते हैं, आप बी टीम उनके बन के इसके लिए खड़े रहते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अब देखिए यहाँ हमारे साथ कुछ युवक हैं, उनके भी कुछ मुद्दे हैं, हम उनसे भी जानें, क्यों तो अभी ये सभी पार्टियों ने अपनी अपनी बात रखी है। अब जो पीछे हमारे युवक बैठे हैं, क्या आप थोड़ा सा क्या कहेंगे? अभी इलेक्शन के अंदर जो है आपके पास 2 बड़े घटक हैं, एक तरफ जो है पंकजाताई मुंडे है, दूसरी तरफ जो है बजरंग बाप्पा सोनवणे है, महाविकास आघाड़ी और जो है वंचित बहुजन आघाड़ी भी है, तीसरा घटक। क्या कहेंगे आप पूरा?
2014ला देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहेबांनी अच्छे दिनच्या नावाखाली निवडणूक लढवली होती. अच्छे दिन येणार, अच्छे दिन येणार. 2014ला 60 रुपये असलेलं पेट्रोल आज 110वर आहे. 50 रुपये असलेलं डिझेल आज 90 रुपयेवर आहे. 400 रुपयेचं सिलेंडर आज 1100 रुपयेवर आहे. वर्ल्ड लेबर ऑर्गनायझेशनचा सर्वे आहे की देशात ग्रॅज्युएट जे झालेले तरुण आहेत त्याच्यापैकी 83% तरुण आज बेरोजगार आहेत. हेच का अच्छे दिन असं सर्वसामान्य जनता म्हणून आम्हाला प्रश्न पडलेला आहे. सन्माननीय पंतप्रधानांनी सांगितलं होतं महिला सशक्तीकरणाची जी एक गोष्ट सांगितली होती, मणिपूरमध्ये एका महिलेची नग्न धिंड काढली गेली. तर तेव्हा हे पंतप्रधान महोदय काय करत होते, जेव्हा एका भारतीय महिलेची नग्न धिंड मणिपूरसारख्या एका ये तो नारा तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला नारा दिया हुआ था ना. बचाव का नारा दिया था, लेकिन त्या स्टेटमध्ये आज मणिपूरमध्ये तिथल्या लोकलचं सांगणं आहे की आज तिथं गृहयुद्धासारखी परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. स्वतःला 56 इंच सीना म्हणणारे तिथं का गेले नाही, तिथली परिस्थिती त्यांनी का आटोक्यात घेतली नाही. आज महाराष्ट्रात आज बीड जिल्हा हा मागास आहे. शेतकऱ्यांच्या 2014मध्ये जे सोयाबीनला 4,500 भाव होता तेच आज 4,500 भाव आहे. आत्महत्यामध्ये हा जिल्ह्याचा रेशो जे आहे तर शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यामध्ये वाढलेला आहे. हंगर रेशो म्हणजे भूकमरीचा जे रेशो आहे 2014 पूर्वीपेक्षा आज आपण बांगलादेश देशाच्या मागं गेलेलो आहेत. ह्याचा अर्थ आपल्या देशात भूकमरी ही वाढलेली आहे. हा विषय आपण सर्व एक सामान्य तरुण मला एक पडतो. आणि दुसरं, कोणताही पक्ष असो, आम्हाला कोणत्या पक्षाची घेणं देणं नाही. मी एक अल्पसंख्याक मुस्लिम समाजाचा घटक म्हणतो की ह्यात जे पक्ष उभा राहिलेले आहे त्यांनी सांगावं की मुस्लिम आरक्षणासाठी तुमची भूमिका काय आहे. 2014ला जे ऑर्डिनन्स आलता 5%चा, त्याच्या संदर्भात तुमची भूमिका काय आहे. CAA NRC सारखे मुद्दे आहेत, त्याच्याबद्दल आपली भूमिका काय आहे. पार्टी विथ डिफरन्स सांगणारे जे लोक आहेत त्यांच्याच पक्षात काही भ्रष्टाचारी लोक जाऊन बसलेले आहेत, त्यांच्याबद्दल त्यांचं म्हणणं काय आहे. एक सर्वसामान्य तरुण किंवा माझ्यासारखे जे तरुण आहेत ज्याचा कोणत्याही पक्षाची संबंध नाही, हा आज तरुण आम्हाला प्रश्न पडलेला आहे. महागाई सर्वोच्च ह्याच्यावर पीक पॉईंटवर आज महागाई गेलेली आहे. महागाई, बेरोजगारी आणि हे प्रश्न आज. आणि दुसरी महत्त्वाची गोष्ट, 10 वर्षामध्ये इथल्या लोकप्रतिनिधी जे असतील केंद्रात गेले त्यांनी सांगावं असा एखादा प्रोजेक्ट आला का ज्याच्यामधून 5,000 तरुणांना इथं रोजगार भेटला. इथली आरोग्य व्यवस्था, आमचे मित्र उमेर हे आरोग्य क्षेत्रात एक सामाजिक कार्य करतात, त्यांच्याशी आपण विचारू शकतात इथली आरोग्य व्यवस्था आहे ती किती ढासळलेली आहे. याचं उत्तर ह्याच्या संदर्भात माझे मित्र आपल्याला सांगतील. देखिए, एक बड़ी अच्छी बात यहाँ पर देखने को मिली है कि राजनीतिक पक्ष जो है अपनी अपनी बात कर रहे हैं, लेकिन नौजवानों में जो बड़ी खुशी हो रही है कि परली जैसी जगह पर जो है नौजवान इतनी बारीकी से हर चीज़ पर जो है नज़र रखे हैं और वो अपने मुद्दे लोगों के सामने रख रहे हैं. पहले तो आप अपना नाम बताएं. मेरा नाम सैयद उमेर है. मेरे मतलब क्या, जैसा आपके दोस्त ने बताया कि आप जो है आरोग्य विभाग में कुछ काम करते हैं. हाँ, मैं बोलता हूँ ना, मेरे पास एक्चुअल में जैसा आप सर्वे करते ना, जैसा मीडिया के लोग सर्वे करते, तो मैंने भी मेरे सब समाज के जितने भी दोस्त थे परली के, उनको सब एक ब्रॉडकास्ट के ज़रिए एक सर्वे से कुछ क्वेश्चन मंगाया. एक 7 क्वेश्चन है मेरे पास जो महायुति के लोग यहाँ पे बैठे वाले हैं, उन्होंने इसका जवाब देना. नंबर 1, बीड जिल्ह्यात किती रोजगार देण्यासाठी छोटे किंवा मोठे कंपन्या आणलेत. नंबर 2, बीड जिल्ह्यात युवकांना. आपके सवाल है लेकिन सवाल सुनने वाला यहाँ कोई नहीं है. यहाँ ना सवाल उन तक जो है मीडिया की तरफ से जाएंगे, लेकिन यहाँ पर अभी जवाब देने के लिए और नहीं है. नहीं तो नहीं ना, इसके ज़रिए तो जाएंगे ना. करिए, सवाल करिए आप. दुसरा सवाल ये है की बीड जिल्ह्यात युवकांना रोजगार कशा उपलब्ध करणार आणि कधी करणार. नंबर 3, बीड जिल्ह्यात परळी, मांजलगाव, बीड, अंबेजोगाई इतर तालुक्यात युवक 10-20 हजारची नोकरी करण्यासाठी मुंबई पुणेला का जातात. नंबर 4 क्वेश्चन, जिल्ह्यात पालकमंत्री किंवा खासदार इतर तालुक्याचे प्रतिनिधीने एखादा आणलेला रोजगार प्रकल्पचे नाव सांगा आम्हाला. रोजगार मेळाव्याचे आयोजन फक्त इलेक्शनच्या वेळेस का घेते हे जे लीडर लोग आहे, हे जो नेता लोग आहे. जैसा विधानसभा के टाइम पे एक अपना आयोजन हुआ था रोजगार मेळावे का, तो रोजगार मेळावे का क्यों मतलब इलेक्शन के टाइम पे लेते. अभी तो वो भी नहीं है. अभी तो रोज़गार की इतनी ज़रूरत है, वो भी नहीं है. नंबर 6 क्वेश्चन है कि ज़िले में जैसा हमारे जो मनसे के भाई है इन्होंने बताया कि पर्यटन के लिए जो परली बीड ज़िला क्यों नहीं किया जाता. सिर्फ इलेक्शन के मुद्दों में बात बताई जाती कि भाई मैं मतलब दुप्पट करने वाला हूँ, मतलब जो इनकम है
इनकम को दुप्पट करने वाला तो दुप्पट कैसा होगा? खासदार ने भी सोचना चाहिए, आमदार ने भी सोचना चाहिए। तो इससे पर्यटन जब जिला बनेगा, जब हमारे ज्योतिर्लिंग मंदिर है, यहाँ डैम है, बहुत सारे एरिया, तो इसको डेवलप जब करेंगे, जब जाके यहाँ लोग आएंगे और जब जाके यहाँ की GDP, यहाँ की सब मार्केट बढ़ेगा ना। और छठा है मेरा, जो मैं जिस क्षेत्र में काम करता हूँ, मेरे जो दोस्त ने जो बताया अरबाज ने, कि बीड़ जिले के सरकारी दवाखानों की हालत हमारे खासदार ताई ने देखे क्या कभी जाकर? सिर्फ खासदार ताई उनके शिविर के प्रोग्राम सरकारी दवाखाने में लेते, मतलब उनको जहाँ से फ़ायदा मिलता सिर्फ वो लेते। उसकी मिसाल मैं ये देता आपको कि अंबाजोगई की CT स्कैन मशीन पिछले कई महीनों से बंद है, जिसमें अपने परली में वहाँ से लोग यहाँ आ रहे। और दूसरी मिसाल ये देता कि फिजिशियन डॉक्टर नहीं है अपने परली में 2 साल से। अगर थोड़ा सा मार लगता है आपको आपके घर के किसी खुदा ना खास्ता अगर, तो आपको यहाँ नहीं वहाँ लेके जाना पड़ेगा। तो ये कितनी शर्म की बात है। यहाँ बड़े बड़े नेता बड़े बड़े वादे कर रहे, पर ये हम सब सोचने के मुद्दे हैं। 2 कोटी रोजगार का देश के पंतप्रधान ने 2014 में कहा था कि हर साल 2 कोटी रोजगार तैयार होंगे, लेकिन 2 कोटी हिसाब से 20 कोटी रोजगार आज तैयार होना, लेकिन वो 20 कोटी रोजगार तैयार नहीं हुए। लेकिन नोटबंदी में रोजगार लोगों के गए। और दूसरी बात ऐसा है कि RBI का कहना है कि नोटबंदी के बाद 95% से ज़्यादा नोट वापस RBI के वास्ते आए। तो हमारा एक सवाल आया था कि वो 5% नोट या 5% नोट के वास्ते जो हज़ारों लोग लाइन में ठहर के मर गए, कि उनकी जिम्मेदारी, उनके घर वालों की जिम्मेदारी कौन लेगा? दूसरी बात, कोरोना अच्छे दिन की बात कर रहे हैं। अच्छे दिन तो आगे बढ़े। अभी तो लोग बोलते हैं कि अच्छे दिन आगे बोल के, तो किस तरह से देखते हैं अच्छे दिन को? इथला सर्वसामान्य शेतकरी मेटाकुटीला आलाय, आत्महत्या करतो, हे त्यांना अच्छे दिन वाटत असेल तरी ही आमची शोकांतिका आहे। हे अच्छे दिन मुळीच असू शकत नाही, जेव्हा इथला कष्टकरी कामगार वर्ग हा दबलेला आहे, पिचलेला आहे, आपल्या हक्कासाठी लढतोय। आणि दुसरी महत्त्वाची गोष्ट, देशाला स्वातंत्र्य झाल्यापासून पहिल्यांदा सर्वोच्च न्यायालयाच्या जजेसना पत्रकार परिषद घ्यावं लागली आणि सांगावं लागलं की आम्हाला देशाची लोकशाही वाचविण्यासाठी आहे। हे सर्वोच्च न्यायालयाचे 3 जजेस येऊन पत्रकार परिषद घेतली। 1947ला आपला देश स्वतंत्र झाला। स्वातंत्र्यापासून पहिल्यांदा ह्या काळात जजेसला येऊन स्वतः पत्रकार परिषद घ्यावं लागली की ही देशाची लोकशाही जी आहे ही धोक्यात आहे। रोहित वेमुलाला आम्ही विसरू शकलो नाहीत। आमच्यासारखा तरुण होता, दलित समाजाचा तरुण होता, एका विचारसरणीनं त्या तरुणाला, एक उच्च शिक्षित तरुणाला आपला स्वतःचा जीव गमावायला लागलेला। आम्ही मतदान करताना रोहित वेमुला आम्ही विसरणार नाहीत। बिल्कुस बानू, तुम्ही महिला सशक्तीकरणाची गोष्ट करतात, बिल्कुस बानूच्या आरोपींना तुम्ही मोकाट सोडलं, हे तुमचं महिला सशक्तीकरण आहे का? हे विचार। पैलू खान मॉब लिंचिंग सारख्या घटना ज्या घडल्या, त्यावर ह्या देशातले किंवा जे राज्यकर्ते होते शांत आहेत का? आम्ही मतदान करताना 100% आमच्या समोर पैलू खायला येईल। एक तबरेज अन्सारी आमच्या समोर येईल। मॉब झारखंडमध्ये एका तरुणाला मॉब लिंचिंगच्या नावाखाली, मोहसिन शेख पुण्यातला एक तरुण, सर्वसामान्य तरुण, त्याचं घेणं देणं नाही, एक मॉब येतो आणि त्याला मारतो। त्याचे वडील आज न्यायव्यवस्थेकडे न्याय मागत ते सुद्धा एक्सपायर झालेले। हे आमच्यासाठी एक शोकांतिकाची गोष्ट आहे। हे कुठले अच्छे दिन? हे अच्छे दिन मुळीच असू शकत नाही। अंतरवली सराटीमध्ये मराठा समाजाच्या आमच्या मायमाऊली बसलेल्या असताना, अहिंसेच्या मार्गातून आमचा मराठा समाज आरक्षण मागत असताना त्यांच्यावर लाठीचार्ज झालेला आहे। तर त्याचं उत्तर कोण देणार आहे? आणि एक मुस्लिम तरुण आणि एक मुस्लिम समाजाचा घटक म्हणून आम्ही मनोज जरांगे व समस्त मराठा समाजाच्या पाठीमागे खंबीरपणे उभे आहोत। हा मतदारसंघ असो किंवा दुसरीकडे असो, हीच आमचं धन्यवाद। एक यहाँ अभी वंचित बहुजन आघाड़ी से अभी जिस तरह से अभी इन्होंने कुछ मुद्दे रखे हैं, आपने भी अपना कैंडिडेट रखा है, किस तरह से देखते हैं? आपके क्या मॅनिफेस्टो में क्या रहेगा? सर्वात अगोदर मी सांगतो की आम्ही घोषणापत्र देत नाहीत, कारण आम्ही प्रत्येक मुद्द्यावर लढतो। तुमच्यासारखे लबाड आणि ह्या देशाला सर्वात मोठा लबाड पंतप्रधान गेल्या 10 वर्षामध्ये आपण पाहिलेला आहे। म्हणून आमचा जे पक्ष आहे ते गोरगरिबांच्या पाठीशी कधी खंबीरपणे उभा आहे। आम्ही खोटे आश्वासन कधी देत नाहीत, कारण आरोग्यसेवा एवढी ढासळ झालेली आहे। जे शुगर बीपीचा पत्ता होता ते कोरोनाच्या अगोदर 40 रुपयाला विकायचा, ते आज 110 रुपयाला विकतो। पेट्रोल डिझेलचे भाव आकाशावर जातात आणि हे मूर्ख बनवायचं काम हा भाजप सरकार जे आम्हाला करत आहे। आज तर खरं ह्या डिबेटमध्ये भाजपचा एकही प्रतिनिधी आलेला नाही, का म्हणून की सर्वसाधारण जनतेचं प्रश्नाचे उत्तर ते देऊ शकत नाहीत। म्हणून हे इथं 50% हरलेले आहेत ते।
काय इथं सर्व पक्षाचे लोक आहेत, परंतु भाजपाचे इथं कुणीही इथं उपस्थित नाही आहे. आणि देशामध्ये तुम्ही मन की बात, विकासाची गोष्ट, हे सगळं लबाड आहे. 9वी आणि 10वीचे पुस्तकं आज आम्हाला विकत घ्यावं लागते, हे लाजिरवाणी गोष्ट आहे. आज तुम्ही 100 गाड्याचा ताफा घेऊन फिरतात, समाजाच्या पैशावर नाही तर गोरगरीब जनतेच्या टॅक्सवर घेऊन फिरतात. ते तुम्ही बंद केलं पाहिजे. जे गरजूवानांना जे तुम्ही देऊ शकत नाहीत, येणाऱ्या काळामध्ये आपण असं उमेदवार त्या दिल्लीमध्ये धाडू. आज भाजप म्हणतो की मुस्लिम समाज राजकीय क्षेत्रातून दिसला नाही पाहिजे, त्यांना संसदमध्ये मुसलमान नको आहे, त्यांना महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळामध्ये मुसलमान नको आहे, एकही आमदार विधानसभेमध्ये. मग आम्ही एक ठरविलेलं आहे की दिल्लीमध्ये गल्लीतूनच जायचं आहे तुम्हाला, तर आम्ही हे गल्लीमध्ये मतदान होऊ देणार नाही. भाजप मुक्त हे देश करून टाकू आम्ही. धन्यवाद. इसके बाद जो है एमआईएम के यहाँ पर एक प्रतिनिधि है, उनसे हम पूछेंगे. आपके ऊपर एक इल्ज़ाम लगा है कि आप बी टीम है. बी टीम बोलते बोलते पूरे इनके जो विधायक है, खासदार है, आमदार गए, हमको बोलते बोलते खुद चले गए. ये इन्होंने अभी तक बोले नहीं. इनका अशोक राव जो माजी मुख्यमंत्री है, आज तक एमआईएम को, वंचित बहुजन आघाड़ी को बोलता था ये बी टीम है. ऐसा बोलते बोलते पीछे के दरवाजे से इनके साथ बीजेपी में चले गया. अभी देखिए कि आप पर बड़ा इल्ज़ाम है कि अशोक राव चौहान जो है माजी मुख्यमंत्री है, और वो जो है तो आपका साथ छोड़ के जो है मन की बात सुनने के लिए चले गए. क्या बोलेंगे आप? अशोक राव चौहान साहब जो गए वो क्यों गए सब दुनिया को मालूम है, क्योंकि आजकल बीजेपी वाले एक ईडी वाला और सीबीआई वाला ये जो खेल ला रहे हैं, और आदर्श घोटाला ये जो ला रहे हैं, इसके वजह से वो उनका जो है और ब्लैकमेलिंग करके उनके पार्टी में लोग ले रहे हैं. तो इसका और ये अच्छी बात है कि अगर कुछ गलत लोग हमारे पास होंगे तो वो गलत लोग जाने जाए, हमारी पार्टी पूरी अच्छी हो गई. तो गलत लोगों को आपने खुद निकालना चाहिए था ना. फिर हमारे नज़र में गलत थे नहीं, उनके नज़र में गलत थे, उनको ब्लैकमेल करके उनको लगा गलत है, उन्होंने उनको लिए उसको. ठीक है. अभी हमारे साथ जो है युति की तरफ से मजाज इनामदार जो है यहाँ पर रिप्रेजेंट करने वाले हैं. क्या कहेंगे आप? बोलो ना आप. सवाल ये है कि इन लोगों ने इतने बड़े बड़े इल्ज़ाम आप पर लगाए हैं कि महायुति जो है क्या कर रही है और क्या क्या मुद्दे नौजवानों ने आपके सामने रखे, क्या कहेंगे इस बारे में? अभी हमारे जो धनंजय मुंडे साहब जी है जी, उन्होंने अभी तो जनता का पहले से भी काम करे, इतना जो विकास देख रहे हो परले में, विकास नहीं तो क्या है? विकास है ना. आप जब उन्होंने ताई की जिम्मेदारी दी 2019 पासून इमा गायब, 2019 पासून अनुदान गायब, धनंजय मुंडेचा हे प्रताप पालकमंत्री असताना, आणि टोटल आतापर्यंत रस्ते गायब, नाल्या गायब, हे पालकमंत्र्याचे प्रताप. अभी देख रहे हैं ना, नालियाँ है, सब है. ये जो इन्हों जो धनंजय मुंडे का ये विकास बोल रहे, ये जो पीछे का विकास है पूरा 7-7 लाख का विकास है. ये पूरा 7-7 लाख का विकास है इनका. आप जब अभी जो खासा बोल रहे हैं कि नालियाँ गायब है, ये गायब है, अभी देखो तुम कितने नालियाँ बने, कितने रोड़ा बने. हाँ, 10-10 फीट चौड़े रोड़ा बने. 25 नहीं आज, हाँ, एक मिनट नहीं, लेकिन अभी आप ये जवाब देने के लिए आपके पास से कोई नहीं आया आपके अलावा. इसको क्या लोग अभी मेहनत करने गए हैं, ताई के 3 लाख मतों से ताई को चुन के लाना है. अभी अमेरिका में नहीं है. जवाब नहीं देंगे आप? जवाब ही दे रहा हूँ ना आपको. ताई के लिए मेहनत कर रहे हैं, 3 लाख लीड से उनको चुन के लाना है. हम अभी रिका में नहीं है. इन्होंने आपके एक नमाजी को एक लात मार रहा, तो आप उसके लिए क्या कर रहे हैं? नमाजी को एक लात मार रहा है. परली में क्या? परली में मारा तो विरोध करते क्या? परली में मारा तो विरोध करते क्या? बात ये नहीं करते. परली में मारे तो मैं मॉक बिलिंग करे बच्चे की, उसका वीडियो मेरे पास मॉक बिलिंग, उसके ऊपर आपके पालक मंत्री ने क्या आवाज उठाई, अभी मेरे पास वीडियो है उसका. परली के बरकत नगर के बच्चे के ऊपर मॉक बिलिंग हुआ, उसके ऊपर पालक मंत्री क्या बताए. और दूसरी बात ये जो एमआईएम वाले बताते हैं
कि कांग्रेस ने क्या किया? एमआईएम वाले जो बताते हैं कांग्रेस ने क्या किया? धनंजय मुंडे का विकास है ये लायू बरकत नगर का, और अभी भी चल के देख सकते हैं, यही मिलेगा, कुछ बात अलग नहीं मिलेगा। चैम्बर है ना जो बने वाले हैं पूरे पूरे ऊपर है, पूरे रोड पे पानी है। और मेरा सवाल है कि खासदार की के अभी जो हमारे पंकजा ताई है, पंकजा ताई जो हमारे को यहाँ पे रोजगार होना था, जैसा हमारे बहुत से भाई ने बोले कि दवाखाने का मसला है, यहाँ पे स्कूल का मसला है, जैसा कि हाई स्कूल कितने दिनों से गिर रहे, दीवाला गिर रहे, अभी तक हमारे खासदार उसको देखने को नहीं आए। छत पूरी गिर रही, वंचित बहुजन आघाड़ी ने, संभाजी ब्रिगेडियर ने और एमआईएम ने जाके निवेदन देने के बाद में कि भाई ये दूसरे स्कूल को ट्रांसपोर्ट करो, ये दूसरे स्कूल में डालो, ये मुद्दे को भटका के ये दूसरे मुद्दे ला रहे, ये ऐसा कर रहा, वो वैसा कर रहा। जब तुम्हारी सरकार थी तो तुम सरकार में थे, जब तुम क्या कर रहे थे? ये आपसे सवाल है, देखिए आप डायरेक्ट आपके ऊपर सवाल आया अभी। क्या सवाल मैंने कि ये जो जिला परिषद स्कूल है वहाँ पर दीवार गिर रही है और सब कर रही है, एमआईएम वाले लोगों ने जाकर जो है तो उनको ये किया बोल रहे हैं, आप लोग क्या कर रहे थे? हाँ, नहीं, इसके लिए जो सत्ता है 10 साल से बीजेपी का शासन है। जिला परिषद भी बीजेपी के ही ताबे में थी और बीजेपी का ही काम था, कांग्रेस का उस वक्त काम ने 10 साल से उन्हीं का है, और उनकी जो मर्जी है वही काम करते, किसका सुनते नहीं। तो इसलिए हमारा उसके अंदर हमारा रोल क्या है? मुंडे साहब क्या कहेंगे इस बारे में? मी आता फक्त जिल्ह्यापुरतं बोलतो, मागच्या 10 वर्षामध्ये जे लोकसभेचे खासदार होते त्यांनी फक्त गप्पा मारणे, घोषणा, रोजगार, बेरोजगार, आणि हा बीड जिल्हा ऊसतोड मजुराचा जिल्हा आहे। आपले पालकमंत्री असतील की खासदार असतील, ऊसतोड मजुराच्या हातातून कोयता काढायच्या गोष्टी झाल्या, दरवर्षी दर इलेक्शनला होतात, पण अजून ऊसतोड मजुराच्या हातून कोयता गेला नाही आणि बेरोजगाराची संख्या जास्त वाढली, कुणाला हाताला मजुरीला काम नाही, किंवा युवकाला किंवा जे उद्योग आता आणायचं म्हणतात आहे ते उद्योग त्यांनी बंद पाडलेत, आणि नवीन काय उद्योग आणणार? उद्योग आले ते त्यांच्या फायद्यासाठी आणतील, युवकासाठी नाही, ते वेगळी टेक्नॉलॉजी वापरतील, फक्त दाखविण्यासाठी उद्योग असतील, युवकासाठी तर रोजगार कामधंदा काही नाही। इनामदार साहब जो बोल रहे कि आमदार साहब ने विकास करे, मरकज मस्जिद के अंदर बैठ के आमदार साहब ने जुनारो लेटन जो है भोगड़दार बोल के वहाँ पे सबको पीटीआर देते बोल के बोले थे, मस्जिद में बैठ के शब्द दिए, आज तक वो दिए नहीं। और कुरैशी शादी खाना जो अभी बन रहा है अभी तक पेंडिंग में है, ये सिर्फ नहीं अभी तो जो खासदार के इलेक्शन है तो थोड़ा सा मुद्दा उधर जाए। जी जी एक मिनट। हमारा ये है कि खासदार आगे क्या करने वाले, क्योंकि ये जो खासदार जो पिछले थे इन्होंने इनको जो आया था जो फंड आता वो खर्चे नहीं, और आगे क्या काम करेंगे उन्होंने, ये हमारे को इनसे कोई आस नहीं है। और इन्होंने जब काम करते थे तो इनको फिरने की कोई जरूरत नहीं थी, इन्होंने काम नहीं करे बोल के इन्होंने फिर रहे, और चालू कारखाना बंद गिरा इन्होंने, तो आगे क्या उद्योग लेंगे? ये वंचित बहुजन आघाडी कुछ कहेंगे अभी? सबाद भाई हे विकासाच्या भूलथापा, ह्या विकासाच्या भूलथापा आणि हे चॉकलेट देणं बंद करा। प्रत्येक तालुक्यामध्ये जिल्हा उद्योग केंद्राची MIDC आणतो म्हणून नुसतं नारळ फोडायचं काम इथल्या पक्षांनी केलेलं आहे। सत्ताधारी पक्षांचा धिक्कार करतो। सिरसाळ्यामध्ये MIDC येणार आहे, धारूरमध्ये येणार आहे, ह्या तालुक्यात येणार आहे, त्या तालुक्यात येणार आहे। अरे ती MIDC गेली कुठं? विकास झाला कुठं? साधा जे परळी ते मुंबईच्या रेल्वेचा प्रश्न आहे, सौंदर्य सरांनी 10 वेळेस तिथं निवेदन दिलेलं आहे, तर खासदार साहेबांनी त्याची दखल घेतली का? ह्यांचा उमेदवार 20 मार्चला म्हणतो, तर ह्यांचा विकास कुठंच झालेला नाही, म्हणून हे जनतेसमोर येत नाहीत। हे गंगाधरी शक्तिमान है, ह्यांचा उमेदवार 20 मार्चला ऐसा हो रहा है कि गंगाधर शक्तिमान बोलतो ना, सुनिए ना, आपकी आपस की लड़ाई में नहीं, हमारा उम्मीदवार सक्षम है। अशोक बोंगेला मतदान लोगों ने देना चाहिए। 20 मार्च को बजरंग बप्पा सोनू ने स्टेटमेंट दिया कि मेरे एक छाती में अजीत दादा है और दूसरे छाती में धनंजय मुंडे है, और 25 मार्च को इनकी तुतारी उसको मिलती है। बोलो तो ये क्या बाजार है मिलके? इसके लिए पब्लिक ने होशियार होना चाहिए। वंचित बहुजन आघाड़ी जरीन खान का मर्डर रहो, उस पर आंदोलन करने वाली पार्टी है। एक बच्चा मुद्दे और कुछ मुद्दे, हाँ, मुस्लिम समाज ने भर भर के स्टूडेंट्स ने अभी एक मुद्दा और कहा, ये तो बहुत आदर है। ये अभी एक स्टूडेंट की तरफ से एक मुद्दे के बारे में कुछ अभी पीछे से आपने कहा कि वो
मैं अभी एक चीज़ बोलना चाहूँगा यहाँ पे, जो महायुति के लोग हैं या फिर राष्ट्रवादी के भी कार्यकर्ता हैं यहाँ पे, जो अपने अजीत दादा गट के लोग हैं, अभी महायुति के जो कैंडिडेट मतलब उसके लिए चाहे ना समर्थन के लिए माइनॉरिटी स्कॉलरशिप भाजपा गवर्नमेंट ने मतलब बंद कर दी। तो अब इसका कैसा, भी इनके घर के बच्चे, हमारे घर के बच्चे जो माइनॉरिटी बच्चे हैं, कट कर दी ना स्कॉलरशिप, तो वो कैसा? उसके लिए कौन क्वेश्चन? अभी जो जनाब ने जवाब दिए कि स्कॉलरशिप उनकी कैंसिल करे बच्चों की, अभी आने के बाद हमारी सत्ता तो आनी चाहिए ऊपर। अभी तो जो सत्ता है अभी और ऊपर सत्ता आएंगे, मोदी सरकार ऊपर आने के बाद फिर से चालू करेंगे। तो मोदी सरकार ने ही निकाले ना भाई, और चालू करेंगे ना, हिजाब का तो होगा ना। आइए इधर आइए 2014 मध्ये केंद्र सरकारनं हज सबसिडी बंद करावी असं मुस्लिम समाजाकडून सरकारला सांगण्यात आलं होतं की हज सबसिडीला जे पैसा देणार आहे तेच पैसा बंद करून ते मुस्लिम तरुणाच्या अल्पसंख्याक समाजाच्या शाळा किंवा कॉलेजेस बनविण्यासाठी द्या। सरकारनं हज सबसिडी बंद केली, पण त्याच्यामधून किती शाळा, किती कॉलेज, किती हॉस्टेल्स निर्माण केले ह्याचं उत्तर एक त्यांनी द्यायला पाहिजे, असं सर्वसामान्य तरुण म्हणून उत्तर द्यायला इथं कोणी आहे नाही। आप क्या कहेंगे? हाँ, ये सवाल आप पर आता है क्यों? तो एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट आपका है, तो फ्यूचर में आप क्या करेंगे उस बारे में? थोड़ा शॉर्ट में। देशाचा गृहमंत्री संवैधानिक पदावर बसलेला तो म्हणतो मुस्लिम समाजाचा 4% आरक्षण कट करून मी दुसऱ्या समाजाला देणार, आणि परळीचे निर्लज्ज नेते काही मुस्लिम समाजाचे आज महायुतीला समर्थन करतात। ही किती लाजिरवाणी गोष्ट आहे। आणि दुसरी गोष्ट MI वाले म्हणतात की काँग्रेसने काय केलं, ज्या दवाखान्यामध्ये तू जन्म घेतलास तो दवाखाना कोणी बांधला, आणि जो डॅमचं पाणी पितोस तो डॅम कोणी बनवला, हे याने लक्षात घेतलं पाहिजे। आणि येथे परळीमध्ये आपल्या परळीमध्ये थर्मल पॉवर स्टेशन हे कोणी आणलं, हे ह्याच्यावर लक्ष द्यायला पाहिजे सर्वांनी। मी दोनच मुद्दे मांडतो। बीड जिल्ह्याच्या लोकसभेच्या ज्या उमेदवार आहेत त्यांनी आपल्या छातीवर हात ठेवून सांगावं खरंच बीड जिल्ह्याचा विकास झाला आहे, आम्ही त्यांना बिनविरोध देऊ। एक प्रश्न। दुसरा प्रश्न, वारंवार बजरंग बाप्पा जे आमचे अधिकृत उमेदवार आहेत, वंचित बहुजन आघाडीचे इथले पदाधिकारी वारंवार बजरंग बाप्पावर हल्ला करायलेत, त्यांच्यावर आरोप करायलेत। याचा अर्थ ते महायुतीच्या उमेदवाराशी काहीतरी त्यांचं साठलोटं झालंय। आज आरोप कोणावर करावं? सत्ता कोणाची? बजरंग बाप्पा कधी आमदार होते का? बजरंग बाप्पा कधी खासदार होते का? अरे बाबा, मागच्या 10 वर्षामध्ये ज्या खासदाराला निवडून दिलं तुम्ही, त्या खासदारावर एकदा तरी बोला। त्या खासदारानं किती वेळा तोंड दाखवलं तुम्हाला? आणि आमच्या माणसाला म्हणजे आमचे जे उमेदवार आहेत बजरंग बाप्पा सोनवणे हे 2019ला उभा होते, 5.5 लाख लोकांनी त्यांना मतदान केलं। शेतकऱ्यासाठी, सर्वसामान्य लोकांसाठी अहोरात्र झटणारा तो माणूस आहे। इथं नाही, आता युवकांनी काय प्रश्न ठेवलेत त्याबद्दल तुमच्या मॅनिफेस्टोमध्ये काय असेल? कारण त्याने म्हणलं की ते स्कॉलरशिप जी होती मायनॉरिटी स्कॉलरशिप ते रद्द करण्यात आली, तुमच्या मॅनिफेस्टो तुम्ही ठेवणार आहे? हे युवकांचे प्रश्न तुम्ही ठेवणार? या मोदी सरकारनं 10 वर्षामध्ये जेही सर्वसामान्य लोकांच्या हिताचे जे काही कायदे होते ते पायदळी तुडवून लोकांना देशोधडीला लावण्याचे जे काम केले ते पूर्ण आमच्या महाविकास आघाडीचे उमेदवार निवडून आल्यानंतर जे अरबाजबाईंना आता प्रश्न, अरबाजबाई हा परळीतला एक असा तरुण आहे, मी मागच्या अनेक वर्षापासून आमचा चांगला संबंध आहेत, सर्व राजकारण विरहित, कधी ते कोणत्या पक्षाशी अटॅच नाहीत, पण इथल्या सर्वसामान्य लोकांच्या साठी ज्या ज्या गोष्टी पाहिजेत त्याचा पूर्ण अभ्यास असलेले त्यांनी जे मुद्दे मांडले 100% सर्वसामान्य लोकांचे मुद्दे आहेत। आमचे उमेदवार त्या मुद्द्याशी नक्कीच सहमत असतील। राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे अभी नौजवान ने जो मुद्दे रखे उसके लिए हमारे कांग्रेस के मैनिफेस्टो में अगर आप वो पढ़े तो आपके पूरे मुद्दों का उसमें जवाब है। एक छोटा सा मैं बता रहा हूँ, यूथ के लिए जॉब्स, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, वुमेंस के लिए महालक्ष्मी योजना, वुमेंस के एम्पावरफुल बनाना, फार्मर के लिए फिशिंग और फिशिंग कम्युनिकेशन, वर्कर्स के लिए डिफेंडिंग के लिए सेविंग डेमोक्रेसी, मीडिया, जुडिकेशन, एंटी करप्शन, इन सब मुद्दों को हमारे मैनिफेस्टो में, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में लिया गया है। और कांग्रेस का मैनिफेस्टो में नौजवानों को रोज़गार मिलना, किसान को हमें भाव मिलना
और महिला शक्तिकरण होना, और जो जैसे नाइंसाफ़ी जहाँ हो रही, जैसा कि इसमें आरोपी को छोड़ दिया, ऐसी चीज़ें नहीं होना, इसके लिए पूरा ख्याल रखा गया है। और आने वाले दिनों में और धर्म और सबसे बड़ी बात है हमारे संविधान की रक्षा, संविधान को हम उसको धक्का नहीं पहुंचने देंगे। ये सबसे बड़ा कांग्रेस का उनका अपने मैनिफेस्टो में हमारा ये है। तो हमारे नौजवानों से यही गुजारिश है कि पूरे जो आपके जितने मसले हैं कांग्रेस के अपने मैनिफेस्टो में है। इंशाल्लाह कांग्रेस का अगर आई सरकार आई या इंडिया घटक की भी सरकार बनती है तो भी ये मसले पूरे उनके इंशाल्लाह पूरे हो जाएंगे। शुक्रिया। अभी एक इल्ज़ाम जो है महाविकास आघाड़ी ने एक इल्ज़ाम लगाया है, और वो इल्ज़ाम ये है कि यहाँ पर इनडायरेक्टली जो है वंचित बहुजन आघाड़ी जो है यहाँ के भाजपा के जो उम्मीदवार हैं उनको सपोर्ट कर रही है। क्या कहेंगे? पर हमारा वंचित बहुजन आघाड़ी का विरोध भाजपा को मूल मुद्दा है हमारा, मगर जो भीड़ जिले के अंदर जो बात हो रही है बजरंग बप्पा की इन्हों कर रहे, तो प्रीतम तई खासदार थे, प्रीतम तई ने काम नहीं किए तो परली की मिट्टी में खुदारी है, वो घर को बैठ गई खड़ रहे, मगर बजरंग बप्पा ने हमारे मतदान लेके नहीं तो प्रीतम ताई को घर नहीं एक मिनट मेरा सवाल, प्रीतम ताई घर में बैठ गए लेकिन बहन खड़े रह गए ना। आप एक मिनट सुनो, आपको उसका जवाब दे दे। प्रीतम ताई लोकसभा को उम्मीदवार थे, जीत के आए, उन्होंने परली का काम नहीं किया तो हमने उनको धुतकारा, तो वो अभी घर में बैठ गए। मगर ये जो बजरंग बप्पा व्यक्ति है 4.5 लाख मतदान लेने के बाद जरीन खान की लाश पुलिस स्टेशन में गिरती है, तब भी 60 के लिए मुस्लिम समाज में नहीं आता है। बरकत नगर के अंदर गैस स्फोट हुआ, एक 7 साल लेकिन जरीन खान के मुद्दे में भी हमने पूरा कवरेज किया था बाद में, लेकिन ये खबर आई कि वो सेटिंग हो गई और नहीं सुनिए लाश अंदर गई तो हमने हमारा कवरेज छोड़ के हम वहां से चले गए। बजरंग बप्पा के जैसा व्यक्ति 5 लाख मतदान लेने वाला आदमी अगर उनको उस फैमिली को आके मिलता तो उनमें हिम्मत आती। ये जो आरोप कर रहे हमको मालूम नहीं, इन्होंने उसके पुरावे देना 30 लाख लिए हुए, मगर इनका जो आरोप है अगर 4.5 हमने जब पहले आपको कहा कि अगर मतदान लेने वाला व्यक्ति बाद में आता था तो पावर आती थी, वो बजरंग बप्पा वहाँ नहीं गए। एक बच्चा 7 साल का गैस स्फोट में मर गया तो मतदान लेने के बाद भी क्या वो गिरे खड़ा रहना था, उनके घर को जाके क्यों मुलाकात नहीं दी? इसलिए हम ये दोनों को धिक्कार रहे। हमारा मूल मुद्दा वंचित का दोनों भी, और मुस्लिम आरक्षण के लिए बजरंग बप्पा ने कौन सा आंदोलन करे? आप बोलो ना, कौन सा आंदोलन हुआ? ये अभी सवाल है, एक शॉर्ट में आप जवाब दे दो उसको। अभी जो सवाल करे उन्होंने जरीन खान केस में और बहुत सारे मामलात में बजरंग बप्पा से उन्होंने कब गए घर पे? जरीन प्रकरण में पूरा प्रकरण जब जिसने उठाया वो व्यक्ति मैं हूँ, शुरुआत से लेके अंत तक। बाद में जो पैकेट लिए मिला हुई नहीं सुना नहीं ये बिल्कुल ये कवरेज में उन्होंने कवरेज में वो थे उन्होंने। हाँ हमारे जो दोस्त हैं उसमें MIM की जो टीम है वो टाइम में हमारे साथ थी। वो जरीन खान के इसमें बजरंग बप्पा नहीं आए, लेकिन जरीन खान का मैटर दबाने में, जरीन खान का मैटर खत्म करने में जो ताकत ने तुम्हारे उसको काम की, आज तुम वो ताकत का सपोर्ट कर रहे ना, वो ताकत सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए आप पर भी इल्जाम लग गया कि वो ताकत पर आप सपोर्ट कर रहे हैं। बघा हे लोकलचा मुद्दा आहे, परंतु मुस्लिम समाज आज झोपडपट्टीमध्ये राहतोय। आज त्याची पानपट्टी, हमाल, रिक्षा चालविणे असे छोटे मोठे उद्योगावर ते आपली उपजीविका भागवित आहे। परंतु आम्ही ज्याला आपलं म्हणतो आणि हे राष्ट्रवादी काँग्रेसला आम्ही त्यांच्या हातात सत्ता देतो, ते विरोधक बनतात, ते बाकावर असं मारू म्हणतात मुस्लिम आरक्षण मिळालं पाहिजे, 5% मुस्लिम आरक्षण मिळालं पाहिजे। विपक्षमध्ये असताना तुम्ही म्हणतात मुस्लिम आरक्षण मिळालं पाहिजे, आज विपक्ष भाजपसोबत गेलेला आहे, त्याचं काय? 5% आरक्षण तुम्ही देणार होतात, आता तुम्ही सत्तेमध्ये आहेत, मग का देत नाहीत? हा प्रश्न सरळ मला सत्ताधारीशी आहे। नहीं सत्ताधारी को आप नहीं सत्ताधारी विरोधी पक्ष नेता असताना तिथं बाकावर अध्यक्ष महोदय म्हणून 5% आरक्षण आम्हाला देतो म्हणून सांगितलं होतं, मग आता सत्ता असताना ते आरक्षण गेलं कुठं? वाऱ्यावर गेलं का? क्या बोलेंगे? मूळ मुद्दा आजचं जे तुमचं डिबेट ठेवलंय ते फक्त खासदाराच्या प्रश्नावर, खासदाराने करावयाच्या प्रश्नावर, ह्याच्यावर बोला। पण लोक जनतेचे नाही जनताचे प्रश्न आहेत ना, जसं मराठा आरक्षण आहे तसं त्यांना अधिकार आहे। खासदार रिलेटेड काय प्रश्न आहेत किंवा खासदारांना काय अपेक्षित आहे किंवा विरोधी खासदार आहे तो काय करणार आहे, या मुद्द्यावर बोला। तरी हे मुद्दा ते मांडतील ना, ते त्यांचा मुद्दा ते मांडतील ना। सगळे मुद्द्यावर लढलेला उमेदवार आहे। आज मेरा 10 साल समझो रेल चालू हो गई, यहाँ से दिल्ली तक लोग जा रहे,
ट्रैवल्स से पूरे दो हज़ार ब्लैक में जा रहे, पर रेल अभी तक चालू नहीं हो गई। इलेक्शन जैसा आता कि रेल यहाँ तक आती आधे रास्ते तक और यहाँ से जो वापस जाती, इसका भी कुछ अभी तक हुआ नहीं। आपने खासदार ताई से पूछना चाहिए फिर। चले देखिए, अभी तो पूरा हम ये देखते हैं कि जो मौसम है वो तो बड़ा सुहाना हुआ है, लेकिन राजनीतिक पारा बहुत ही चढ़ा हुआ है। इस राजनीतिक पारे को इसी तरह चढ़ा रहने देंगे। अगले टप्पे में हम फिर यहाँ आएंगे और परली के किसी और जगह पे जाकर हम लोग जो है इसी तरह लोगों के सवाल लेंगे और जनता के सवाल। इसमें ख़ासतौर से हमने देखा कि हमारे युवक ने बहुत अच्छे अपने सवालों को यहाँ पर रखा और ख़ासतौर से जो यहाँ की सरकार है उससे ये सवाल किया।